हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। सोशल एंड इमोशनल वेलबींग में हमने अब तक जो पढ़ा है मैं उसे रिकैपिटुलेट करने से स्टार्ट करूंगा और इसके बाद हम लोग आज देखेंगे परमा मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या होती है, व्हाट इज साइकोलॉजिकल वेलबींग। हम लोग लास्ट जो आपका एक क्लास हुई थी, जो लास्ट आपकी लेक्चर वीडियोस पढ़ी हैं, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या होती है। साइकोलॉजिकल वेलबींग इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्स्ट्रक्ट एंड अ कोर फीचर ऑफ मेंटल हेल्थ। मतलब ये मेंटल हेल्थ का एक कोर कॉन्स्ट्रक्ट है जो है दैट कंसर्न्स ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। जहां पे आप अब जो आपकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग हो वो क्या हो, वो ऑप्टिमल हो और आपको पॉजिटिविटी महसूस हो अपने एक्सपीरियंस में, जो है आपको ब्लिसफुल एक्सपीरियंस रहे, आपका माइंडफुल एक्सपीरियंस रहे, जो है जहाँ पे आप चीजों के साथ एंगेज नहीं होते हो, आप उन्हें एक दूर एक दृष्टा भाव से देखते हो। ठीक है। इट इंक्लूड द सेंस ऑफ बैलेंस इन थॉट्स, इमोशन, डीड, relationships and pursuits in life, all of which demand engaging the self-control processes such as emotional regulation and resilience टू सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज एंड इवेंट्स। ठीक है, कि आप के अंदर जो है प्रतिरोधक क्षमता भी होनी चाहिए कि अगर आप एक बार गिर जाते हैं जो है तो वहां से गिर के आपको उठना भी आना चाहिए जो है, और अपने इमोशंस में, अपने थॉट में एक सेंस ऑफ बैलेंस लेके आना होता है आपको साइकोलॉजिकल वेलबींग में जो है। और ये आपके इमोशनल रेगुलेशन से भी जुड़ा हुआ है कि इसमें आपको अपने इमोशंस को भी बहुत ज्यादा रेगुलेट करना पड़ता है। अब हम लोगों ने पहली जो टाइप की वेलबींग पढ़ी थी वो थी हीडोनिक वेलबींग। हीडोनिक वेलबींग जो है आपका वो सेंसेशन से जुड़ी हुई है, वो इंद्रिय जो संवेदनाएं हैं आपकी वो उससे जुड़ी हुई है जो है, एंड इट इज द परसूट ऑफ ह्यूमन एपेटाइट्स। ठीक है, ये फुलफिल कैसे होती है या आपको ये मिलती कैसे है कि जो आपके एपेटाइट है जो है, जो आपको इंटरनल भगवान ने एपेटाइट दी है जो है, उसकी आप फुलफिलमेंट करते रहिए जो है, कॉन्स्टेंटली जो है उसको आप फुलफिल करते रहिए, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते रहिए, अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करते रहिए, उन्हें फ्रक्टिफाई करने दीजिए जो है, और आप हीडोनिक वेलबींग में पहुंच जाएंगे। एंड थ्रू मैक्सिमाइजिंग प्लेजर, इनका मानना ये है कि जब आप प्लेजर मैक्सिमाइज करते हैं तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज होता है। और क्योंकि हर इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट या लार्जेस्ट नंबर का सेल्फ इंटरेस्ट है, तो इससे जो सोसाइटी होती है जो है वो भी एक प्लेजरेबल सोसाइटी होती है या फिर एक गुड सोसाइटी होती है फील करने में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूडेमोनिक वेलबींग। यूडेमोनिक वेलबींग जो है सेंसरी प्लेजर से आगे बढ़ के क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस की बात करता है कि आपको क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस में कैसा फील होता है, और इनके हिसाब से जो रूल की से जो चलना होता है जो है, या अपने वर्चूज के हिसाब से चलना होता है, वो स्वधर्म या जो स्वधर्म है जो है, वो आपको परिणित करता है जो है यूडेमोनिक वेलबींग की तरफ। ठीक है। अब इसके बाद यूडेमोनिया और हीडोनिज्म में हम लोगों ने फर्क पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक डिओन्टोलॉजिकल है और एक टेलियोलॉजिकल है, मतलब पर्पस ओरिएंटेड है। एक जो डिओन्टोलॉजिकल है वो आपका वर्क ओरिएंटेड है कि आपने कौन सा वर्क किया जो है। ठीक है, वेल बीइंग वर्सेस यूडेमोनिया, अ गुड और सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस वर्सेस द कंटेंडेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। कि आपको अपनी लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेस आपको मिल रहे हैं आप उनसे समझौता बना के आप रह रहे हैं, या फिर आप अपनी मस्ती में रह रहे हैं, आप अपने कंटेंटेड स्टेट में रह रहे हैं, आप अपने हैप्पीनेस वाले स्टेट में रह रहे हैं। ये होता है आपका वेलबींग और यूडेमोनिया के बीच का फर्क। ये अब आप लोगों को समझना है। ठीक है, अब हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। हमारे पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं जो है, उनमें क्या होता है, उनमें एक सेल्फ एक्सेप्टेंस हम अपने आप को देते हैं जो है, कि अगर आप अपने आप को नहीं पसंद करेंगे तो कोई और भी आपको नहीं पसंद करेगा। तो सबसे पहले आपको जो इज्जत देने की, जो तवज्जो देने की जरूरत है, वो आपको खुद को है। आपको सेल्फ को एक्सेप्ट करना है जो है। आपको एनवायरमेंटल मास्टरी होनी चाहिए। आप जहाँ पे हो वहाँ के एनवायरमेंट की एक अच्छी थाह, एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपके वहाँ पे सोसाइटी में पॉजिटिव रिलेशंस होने चाहिए। आपको पर्सनल ग्रोथ उसमें दिखना चाहिए जो है। और कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में पर्पस ऐड करे, जो कि आपके लाइफ में मीनिंग ऐड करे, जैसे कि हम परमा मॉडल में भी देखेंगे जो है। और आपको आखिरी में सारे डिसीजन जो होते हैं वो आपकी स्वायत्तता से निकले होने चाहिए, वो आपकी ऑटोनॉमी से निकले होने चाहिए, वो आपके फ्री विल से निकले होने चाहिए। ये जो होता है, जब होता है जो है, तो ये होते हैं पॉजिटिव इमोशंस आपके या पॉजिटिव मोटिवेशंस आपके होते हैं। ठीक है। अब मेंटल हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज ही नहीं है, ये अपने इस ऐसे स्टेट में रहना भी है जहां पे आप सोसाइटी में बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए जो है, जहां पे आप सोसाइटी के एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर के तौर पे आप बिहेव कर पाए जो है। और जहां पे आप ये महसूस करें कि आप और आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें एक बैलेंस है जो है, उसमें एक स्टेट ऑफ बीइंग है जो है,
जहां पे आपका जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग पे आप काम कर रहे हो, जो है आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स, स्वधर्म और साधारण धर्म में आप जो है फर्क करना समझ रहे हो, जो है ये होता है। ठीक है। तो मेंटल वेलबींग क्या होती है? टू एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ बीइंग पॉजिटिव इमोशन, और वेयर पॉजिटिव इमोशन एंड मूड अलाउ फॉर पीपल टू एक्ट इन वेज दैट हेल्प देम रीच देयर गोल्स। जब आप मेंटल वेलबींग की अवस्था में रहते हैं, जो है तो आप ऐसे काम करते हैं, अपने मूड और इमोशंस को ऐसे डिस्प्ले करते हैं, जो है जो कि आपका गोल ओरिएंटेड हो, जो है जहां पे आपको रिसोर्सेज आपके बढ़ते हैं, जो है जहां पे आपको प्रॉपर रेस्ट मिलता है, जहां पे आपको आप अपने दूसरे गोल्स को भी देखते हैं लाइफ में, जो है जहां पे आप सोशलाइज करते हैं। नो मैन इज एन आइलैंड। ठीक है, ये हम लोग बार बार साइकोलॉजी में, पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम लोग ये बार बार कहते हैं, नो मैन इज एन आइलैंड। कोई भी इंसान अकेले में नहीं ग्रो किया है। हम लोग जो ग्रो किए हैं, जो है वो एक सोसाइटी में ग्रो किए हैं। इससे हम लोगों के अंदर एक कंफर्मेशन बायस है, बट दैट इज अ वेल नीडेड कंफर्मेशन बायस। ठीक है, तो आपको सोशलाइज करने की जरूरत है, अपने स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है। दैट इज हाउ यू अचीव मेंटल वेलबींग। ठीक है, अब पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये जो शुरुआत हुई, जो इसकी जो है 60s 50 60s के दौर में, तो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमें इसकी जरूरत ये पड़ी क्योंकि जीडीपी का जो डेटा है वो हमें ये तो बताता है कि हमारे कितने लोग कितना कमा रहे हैं, कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, किसकी एजुकेशन क्या है, लेकिन ये सब उन चीजों को नहीं देख रहे हैं जिनको हम लोग importance देते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द ब्यूटी ऑफ आवर पोएट्री और द स्ट्रेंथ ऑफ आवर मैरिजेस, द इंटेलिजेंस ऑफ पब्लिक डिबेट और द इंटेग्रिटी ऑफ आवर पब्लिक ऑफिशियल्स। ये सब जो कोर कंपोनेंट्स हैं, जो है इनके बारे में नहीं बताया जा रहा था आपको जीडीपी के द्वारा, जीडीपी के मानक के द्वारा, जो है एज एन इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये आपको नहीं दिखाया जा रहा था, जो है इट मेजर्स नीदर विट नॉर करेज। ये आपकी कोई पर्सनल जो है, जो आपके स्वभाव है, जो है उसमें इसका कोई तौल नहीं है, उसमें इसका कोई वेट नहीं है। आप पर्सनली किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, जो है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, जो है इसलिए। और इस पे आप भूटान में बहुत काम हुआ है, जो है भूटान के राजा जो है उन्होंने अपना मतलब उनकी कंट्री जो है बहुत ही एक ब्लिसफुल कंट्री है रहने के लिए, जो है तो ऐसा नहीं है। अब इन चीजों को भी जो है, क्योंकि अब हमारा जो समाज है, हम लोग आज के टाइम में थर्ड या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में है, जहां पे हमारे पास एआई है। हमारे सारे काम को करने के लिए एआई बैठा हुआ है। आप प्रोग्रामिंग कर लीजिए, आप कंप्यूटेशन कर लीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, ये हमसे बहुत बेटर कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं? हम लोग कैसे अपने, क्योंकि आखिर में अंततोगत्वा ह्यूमंस ने ही तो बनाया है, तो अब एज ए ह्यूमन हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू आवर बेनिफिट। ठीक है, तो ये चीज है पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, नॉट एवरी मेलेडी नीड्स ए न्यू रेमेडी। ठीक है, हर किसी नई बीमारी के लिए जरूरी नहीं है कि उपचार भी नया हो। कई बार पुरानी चीजें भी काम कर जाती हैं। व्हाट इज राइट अबाउट पीपल? ठीक है, हमें जो आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी होती है, जो है वो ये खोजने की वो डेफिशिएंट, पहली चीज तो वो डेफिशिएंसी बेस्ड नहीं होती है कि आपके अंदर ये चीज कम है, आपके अंदर ये चीज कम है, आपके अंदर ये चीज कमी है। वो आपकी डेफिशिएंसी को तो दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ आपके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो आपके काम करने के एस्पेक्ट्स हैं, जो है वहां पे क्या चल रहा है, इसमें इसका ज्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, कि आप कहाँ बेटर कर रहे हैं लाइफ में, कहाँ आप और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप लाइफ में बेटर करते हैं और उसके लिए आपको अप्रेजल मिलता है, तो आपको वो एक इंसेंटिव के तरीके से काम करता है और मोटिवेट करता है आपको कि आप और बेहतर काम करते जाएं, जो है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल, इस फंडामेंटल मैक्सिम पे बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन पॉजिटिव वर्सेस फोकस ऑन नेगेटिव। देखिए, दो ही तरीके हैं इंप्रूवमेंट का। या तो आप ठंडे पानी से शावर ले लीजिए और बिल्कुल एकदम सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, या फिर आप शावर लीजिए गर्म पानी से और उसमें जो है आपको वार्म एंड कोजी फील होगा। ठीक है, लेकिन दो ही तरीके हैं मेडिटेशन के। एक फायर वे है, एक वाटर वे है। फायर वे ये होता है, जो है कि आप अपने आप को इतना कठोर तपस्या करें, जो है कि वो आपके बॉडी से वो जो डिजायर है, जो है उसको खत्म कर सके। और वो दूसरा जो मेथड है, जो है द वाटर वे में आप जो है इतना एंजॉय करते हो, जो है कि आप ये देख लेते हो कि इस लाइफ में कुछ है नहीं, इस लाइफ में कुछ सब्सटेंशियल है नहीं। अगर मीनिंग आपने अपने से ऐड नहीं की है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है हम लोगों के अंदर एक एक्स्ट्रा मीनिंग की खोज है, जो है कि हम लोग एज ह्यूमंस क्या और बेटर कर सकते हैं। Positive psychology offers a balance between weakness oriented approach by suggesting that there
by suggesting that we must also explore people's strength along with their weakness, कि हमें उनकी स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपने स्ट्रेंथ से बूस्ट मिलेगा, आपको अपने स्ट्रेंथ से आपकी प्रेज होगी जो है, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव बूस्ट लेकर के आएगा जो है, और उसमें आप अपने जो नेगेटिव चीजें हैं आपकी, वो आप पॉजिटिव इतना बेहतर कर लोगे कि आपकी नेगेटिव चीजें अपने आप दब जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है ये फंडामेंटल फोकस है आपके पॉजिटिव साइकोलॉजी का। आगे बढ़ते हैं। गोल्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी: टू लिव अ यूडेमोनिक लाइफ, अ लाइफ ऑफ वर्च्यू, एक जहां पे आपके वैल्यूज जो है वो चेरिश किए जाते हैं जो है, वहां पे आपको रहना है, जहां पे वो, ऐसे कबीर का एक दोहा है ना कि उसमें वो कहते हैं जो है कि कबीर जो है कुंजड़ों की भीड़ में जो है आपको अपना हीरा खोलने की जरूरत नहीं है, हीरा सोए सराइए, ऐसे करके एक है जो है, वो आप लोग खोजिएगा जो है तो आप लोगों को भी मिलेगी जो है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गोल्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, गोल्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो पहला तो हमने देखा कि यूडेमोनिक लाइफ जो है, और एक गुड लाइफ जो है, जहां पे आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन कर सके जो है, जहां पे आप बिना डरे अपनी बात कह सकें, जहां पे आप अपने एंगेजमेंट को बढ़ा सकें, अपने लाइफ को बढ़ा सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें जो है, वहां पे जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी का वहां पे फोकस रहता है। इट एम्स एट मिनिमाइजिंग पैथोलॉजिकल थॉट्स, कि इंसान के बारे में गलत क्या है ये दृष्टि से उसका बहुत ही दूर रहता है, या ये दृष्टि नहीं अपनाई जाती है पॉजिटिव साइकोलॉजी में। पॉजिटिव साइकोलॉजी में आपको क्या पॉजिटिव है आपके अंदर, आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, इसमें आपको फीडबैक मिल पाए जो है, ऐसी कोशिश की जाती है। अब मार्टिन सेलिगमैन जो थे जो है, ये 20th सेंचुरी के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जो है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के, और फाउंडिंग फादर्स हैं ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है, अब इनका एक कॉन्सेप्ट था जो है कि लर्न हेल्पलेसनेस, लर्न हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई लाचारी या सीखी हुई बेबसी जो है, कि अगर आपके साथ लाइफ में बार बार बुरा होता है तो आप एक बार गिव अप कर देते हो, और गिव अप करने के बाद आप क्यों गिव अप करते हो, आप ये मान लेते हो कि लाइफ में अब मेरे साथ इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। जब आप ये मान लेते हो तो आप एक लर्न हेल्पलेसनेस या सीखी हुई लाचारी की अवस्था में चले जाते हो, जहां पे आप सारे कदम उठाना बंद कर देते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बेटर प्लेस में देखने के लिए, अपने आप को बेटर जगह पे देखने के लिए। अ स्टेट developed due to constant conditioning that since each time one faces a stressful situation and the outcome is the same, one gives up even on trying to alleviate the situation, कि एक आदमी जो है थक हार के अपने जो एफर्ट्स हैं जो है उनको भी करना बंद कर देता है जो है। ठीक है, इट हैपेंस ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस ओवर कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, वन लर्न्स दैट वन इज हेल्पलेस एंड गिव्स अप ऑन द एक्ट ऑफ ट्राइंग इटसेल्फ। ठीक है, अब इसमें आप क्या होता है जो है, इससे कुछ 4 इंडिकेटर दिए हुए हैं कि आपके अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज नहीं रहते हैं, इसमें आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़े रहते हैं, आप जो है ट्रॉमा के लिए पैसिव हो जाते हैं, उन्हें आप फाइट नहीं करते हैं, उन्हें आप अवॉइड करते रहते हैं, एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स बनाते रहते हैं। और इसमें साथ ही साथ जो है एबिलिटी टू अकोमोडेट द फैक्ट दैट रिस्पॉन्स टू डिफिकल्ट सिचुएशन कैन चेंज द सिचुएशन, ये आप मानना ही बंद कर देते हैं कि अगर आपने कुछ नया एक्ट किया तो आपके साथ आउटकम भी नया होगा, ये आप मानना ही छोड़ देते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू परमा मॉडल। अब परमा मॉडल क्या है? एलिविएटिंग सफरिंग इज नॉट द सेम थिंग एज लर्निंग फ्रॉम सफरिंग, कि सफरिंग को हटाना और सफरिंग से सीखना एक चीज नहीं है। सफरिंग एंड वेलबींग दोनों जो है कि लाइफ में कभी दिन है तो कभी रात तो रहेगी ही, लेकिन आपको इन दोनों फेजेस में अपने आप को एकोमोडेट करना है जो है। और ये जो सफरिंग है जो है, बुद्ध कहते थे सब्बम दुक्खम, सब्बम अनिच्चम सब्बम दुक्खम, जो है कि सब अनित्य है और सब दुख है जो है। तो उनका मानना ये है कि वी आर इन द पाथ टू फाइंड अ बीइंग विच इज immutable, and that is the source of our misery. We try to find things in our life that are immutable, that are always going to stay, and there is no such substance, and this is the malady of life, this is the malady of life which needs a remedy। ठीक है, फिर इसमें आपको लव और केयर और फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें जिनको आप ह्यूमन के तौर पे वैल्यू करते हो, उनको रखने की जरूरत है, ना कि सिर्फ आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर को जैसे कि जीडीपी को रखने की जरूरत है। तो जो हैप्पीनेस है जो भाई, वो हीडोनिज्म मतलब आपके जो सेंसरी परसूट है जो है वो आपको हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने वर्चूज को फॉलो करके आप सेल्फ एक्चुअलाइज कर सको यूडेमोनिया के थ्रू जो है, ये भी जो है हैप्पीनेस का एक दूसरा कंपोनेंट है।
हैप्पीनेस इज अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय प्लेजर, जहां पे आपको प्लेजर होता है, जो वह पॉजिटिव इमोशंस आपको आते हैं, जो वह जहां पे आप अपने लाइफ में मीनिंग महसूस करते हो, आप लाइफ में पर्पस महसूस करते हो, आप लाइफ में एंगेजमेंट जहां महसूस करते हो, वो आपको हैप्पीनेस के लिए जरूरी होता है। दीज फैक्टर्स कैन बी परसूड साइमल्टेनियसली और इंडिविजुअली। अब आप इनको साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ भी ले सकते हो या फिर इंडिविजुअली भी ले सकते हो। तो परमा मॉडल अब ये PERMA जो है ये एक्रोनिम है for positive emotions, engagement, relationship, meaning, achievement. PERMA model is not a descriptive model for well-being, but a teleological framework for pursuing the फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ वेलबींग, कि आपको किन फंडामेंटल ब्लॉक्स को परसू करना है जो है अपने साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए, अपने मेंटल वेलबींग के लिए, अपने सोशल वेलबींग के लिए, अपने इमोशनल वेलबींग के लिए, किन किन कंपोनेंट्स पे आपको फोकस करना है जो है, वो इसमें बताया जाता है परमा मॉडल पे आपको। तो परमा मॉडल में जो पॉजिटिव इमोशंस है, मतलब कि आपको जॉय महसूस हो, आपको लव महसूस हो, आपको ग्रेटिट्यूड महसूस हो इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि आप उसको लेके आप अपनी लाइफ खुशी से जी पाए। इट इन्वॉल्व सेवरिंग एंड इंटीग्रेटिंग इमोशंस इनटू डेली, कि आप अपने रोज के जो आपकी दिनचर्या है जो है उसमें आप इतने माइंडफुल हो जाएं जो है कि आप अपने इमोशंस को देख पाए, आप ये देख पाए कि आपको किस चीज से खुशी हो रही है, किस चीज से दुख हो रहा है, एक साक्षी भाव से आप अपने आप को डिटैच करके देख पाए जो है। One of the most accessible ways to inculcate positive emotions in life is to practice compassion and gratitude। ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से है कंपैशन और ग्रेटिट्यूड जो है, कि आप के अंदर जो है आदर भाव हो जो है, और आपके अंदर सेवा भाव हो। सेवा भाव मतलब निमित मात्र की सेवा करना जो है, या जो जो निरीह जानवर हैं या लोग जिन जो नीडेड लोग हैं जो है, जिनको जरूरत है जो है, आप उनकी हेल्प करें। ये आपके मोराल को बढ़ाता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ये आपको कलेक्टिवली एक समाज में होने की फीलिंग देता है, और समाज में आपको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने की फीलिंग देता है। ये पॉजिटिव इमोशंस का ये काम होता है। अब हम पॉजिटिव इमोशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं? पॉजिटिव इमोशंस को बिल्ड करने के लिए 3 तरीके लिखे गए हैं आपके सामने। पहला, स्पेंड टाइम विद पीपल यू वैल्यू इन लाइफ। उन लोगों के साथ समय बिताइए जिन्हें आप लोग अपने लाइफ में कीमती, या जिन्हें आप अपने इनमूवेबल एसेट मानते हैं अपने लाइफ में जो है, उनको लाइए अपने लाइफ में, क्योंकि वो आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आते हैं लाइफ में। आइडेंटिफाई एंड डू रिसर्चेज ऑन एक्टिविटीज यू चेरिश इन लाइफ। उन चीजों को परसू करिए जहां पे आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है, तो उस पर फोकस करिए, नया नया संगीत सुनिए। कभी जो है राग सुनिए, आप कभी कोई आप जो है ठुमरी सुनिए, कभी ख्याल सुनिए, कभी आप जो है रैप सुनिए, कभी आप कुछ और म्यूजिक फॉर्म सुनिए। तो म्यूजिक अगर आपको अच्छा लगता है, तो अपने उस चीज को परसू करिए, वो अपने उस चीज को इंगेज करिए, अपने उस जो सेंसरी इंप्रेशन है जो है, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करिए जो है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बाहर सेंसरी इंप्रेशन मिले जो है, और आप उसको एनालाइज कर सको, अपने लाइफ में इम्बाइब कर सको, अपने लाइफ में उसको यूटिलाइज कर पाओ जो है। ठीक है, तो जो चीजें आपको करने का मन हो, उन्हें उनके लिए दिन में कम से कम 1 घंटा टाइम बिल्कुल निकालिए, और जरूर से निकालिए, क्योंकि अगर आप 1 घंटा टाइम अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं, तो भाई आपके लिए मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। सबसे पहले अगर आपको कुछ होता है, तो आप ही को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, बाकी लोग तो बाद में आए। समझ गए आप? ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा कंपोनेंट है जो है, कि लाइफ में अच्छा क्या चल रहा है, उस पे फोकस करिए जो है, लेदर देन कि क्या बुरा चल रहा है जो है लाइफ पे। जब आप अच्छा क्या चल रहा है उस पे आप फोकस करते हैं, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल रहते हैं जो है, आप उनके लिए माइंडफुल रहते हैं जो है, आप उसको एज अ पैसिव ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जो है, आप उससे बहुत एंगेज नहीं होते हो, क्योंकि एंगेज जहां होते हो आप जो है, वहां पे आपको दुख का, वहां पे आपको दर्द का जो है अनुभव हो सकता है। क्यों अनुभव हो सकता है जो है? क्योंकि जहां पे आप एंगेज करते हो, वहां पे आपकी डिजायर्स होती हैं, वहां पे आपकी कामनाएं होती हैं, वहां पे आपकी विशेज होती हैं जो है, और वो विशेज अगर फुलफिल नहीं होती हैं, तो आपको डिप्रेशन या सैडनेस कभी अनुभूति होती है। ठीक है। अब जो प्लेजर जो है वो बहुत बेसिक है जो है, या वो सेंसेस के लेवल के स्तर पे है, जहां पे आपकी बेसिक नीड्स जो है, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, ये सब होती हैं, इनकी जो सेटिस्फेक्शन है जो है वो बहुत जरूरी होता है। अब एंगेजमेंट अगला कंपोनेंट है, एंगेजमेंट का कंपोनेंट है जो है, इसका मतलब कि आप जिस काम को कर रहे हैं जो है, उसमें आप बिल्कुल फ्लो वाली स्टेट में हो, बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड हो जो है, बिल्कुल आप तल्लीन हो जो है, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो जो है,
आप अपने काम को जब एंजॉय करते हैं तो आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं जो है। आप अपने लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि जॉब मिलना अलग चीज होती है, जॉब सेटिस्फैक्शन अलग चीज होती है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन वो आपको तब आएगी जब आप अपने काम पे महसूस करेंगे कि वो एंगेजिंग है, दैट गिव्स यू सम अमाउंट ऑफ मीनिंग इन योर लाइफ। ठीक है। इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एक्टिविटी वेर इन वन इज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड इन द एक्ट विच ही और शी परफॉर्म्स। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग ऑन द फ्लो। Flow involves a state of losing touch with self-consciousness and getting absorbed in the activity. When the dancer fades away and the dance remains, वो जैसे कि ओशो इसको बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं, when the dancer fades and the dance remains, जब कर्ता खत्म हो जाता है और बस कृत्य रह जाता है जो है, तो उस अवस्था में जो है, उस माइंडफुलनेस की अवस्था में आने की जरूरत है जो है, वही अवस्था को फ्लो की अवस्था कही गई है। I was so engrossed in listening to music that I had no check over time. occurs when there is an integration of challenge and skill। ये engagement तब होता है जो है जब आपका challenge आपको कोई मिलता है जो है, और आपको उसको complete करने के लिए उसके लिए आपके पास skill भी रहती है। Dance such that the dancer fades and the dance remains। ठीक है। Ways to cultivate engagement। अभी engagement हम कैसे अपना cultivate कर सकते हैं जो है, तो participate in activity you are good at and love doing when wherein you lose track of time। उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए जहां पे आप समय को भूल जा रहे हैं, जहां पे आप समय आपके उसमें नहीं रह रहा है, जहां पे समय आपके रडार पे नहीं रह रहा है जो है। कोशिश करिए कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए। ये जो पैसिव ऑब्जर्विंग का मेडिटेशन है जो है, कोई न कोई, जैसे एक बुक है विज्ञान भैरव तंत्र, या उसको शिव पार्वती संवाद भी बोलते हैं। उस शिव पार्वती संवाद को अगर आप मंगाएंगे, मुश्किल से 200 250 300 रुपए की इससे कमी मिल जाएगी, अच्छा ट्रांसलेशन मिल जाएगा। जयदेव सिंह का ट्रांसलेशन पढ़िए, उसमें 112 तरीके हैं मेडिटेशन के। तो कोई ना कोई एक तरीका जो है उसको आप फॉलो करिए जो है, जो कि आपको ये दिखाता है कि आप कॉन्शियसनेस हो, आप माइंड की कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, आप माइंड से अलग हो, माइंड को देखने वाले हो आप साक्षी हो, आप हो विटनेस कॉन्शियसनेस। ठीक है। आप हो जो है चैतन्य, आप कॉन्शियसनेस हो, आप माइंड नहीं हो, आप कॉन्शियसनेस हो। तो कोशिश करिए कि आप माइंडफुलनेस लेके आए जो है, और अगर आप माइंडफुलनेस लेके आएंगे जो है, तो आपको पॉजिटिव इमोशंस आएंगे जो है, आप इमोशंस का अप्रेजल अच्छा कर सकेंगे जो है, आपका जो कॉग्निटिव अप्रेजल होगा जो है वो रियलिस्टिक होगा जो है, और इसके साथ साथ आप अपने कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि पोएट्री लिखना कुछ काम के लिए, कोई गाना बजाना, या फिर कुछ मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स पे काम करना, जो भी चीज आपको पसंद हो उसमें आप अपने आप को बिल्कुल तल्लीन कर लीजिए। फिर इसके बाद आप रिलेशनशिप्स कैसे फॉर्म करते हैं सोसाइटी में जो है, अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से जो है, अपने आसपास की सोसाइटी से कैसे रिलेशन बिल्ड करते हैं जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो है। अब इसमें मैंने बहुत बार आप लोगों को ये कोट बोलता हूँ, नो मैन इज एन आइलैंड। कोई इंसान टापू नहीं है, हम लोग एज अ कलेक्टिव सोसाइटी की तरीके से हम लोग आगे बढ़े हैं, हम लोग एज अ कलेक्टिव सोसाइटी की तरीके से रहे हैं जो है। तो एक इनहेरेंट नीड है हमारे अंदर जो है टू फील कनेक्टेड। हम लोग चाहते हैं कि, देखो कैसे कहते हैं ना, प्रेम की तो सब भूखे होते हैं जो है, तो वो प्रेम का भूखा क्या होता है, वो दैट इज अवर नीड टू कनेक्ट विद पीपल, तो क्या ऑन एन इंटीमेट लेवल। ठीक है। तो ये इंटीमेट जरूरत है जो है, ये एक बेसिक नीड है जो है, कि आप अपने आप को सेफ फील करें किसी रिलेशनशिप में। आप ये ना महसूस करें कि आपको यूज किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिफिकेशन की जो भावना होती है वो बहुत गंदी होती है जो है। तो आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाइड नहीं, आप अपने आप को एक वैल्यूइंग कंट्रीब्यूटिंग मेंबर की तरह देख पाए जो है, वो बहुत जरूरी है। अभी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स कैसे बना सकते हैं जो है, जिनको आप लोग जानते हैं उनके साथ अपनी दोस्ती को और गहरी करिए। जिन लोगों को आपने वक्त नहीं दिया है काफी समय से, उन लोगों को वक्त दीजिए। कांटेक्ट विद पीपल, अपने आप को इतना डरना नहीं है। अब मैं आपको एक ये छोटी सी एक वीडियो दिखाता हूँ, इसे आप लोग देखिए, और ये हमें दिखाएगा कि कैसे सोशल एंड इमोशनल वेलबींग को हम अचीव कर सकते हैं, और सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। An entire town gives their neighbor an incredibly ये heartwarming जो आप वीडियो में surprise आगे without देख रहे हैं, ये जो है, ये मूक बधिर है, इसको कुछ saying a बोलना नहीं word. आता, I'm इसको Jen साइन Markham लैंग्वेज on से ही Buzz बात करता 60. है। To promote their video call center, Samsung Turkey spent an entire month with an Istanbul neighborhood, planning, placing cameras, and teaching people sign language, all for a hearing impaired man named Muharrem. So when Muharrem goes about his day with his sister, who's also in on it, he's taken aback when everyone they encounter uses sign language. The bagel guy, the woman he bumps into, and the guy who accidentally drops his fruit in the market. They take a taxi ride, where of course the driver also signs,
and encounter a Samsung video billboard greeting Muharram, explaining the video call service and revealing the whole setup was all for him. Muharram is clearly blown away, and it's so moving, who cares it's an ad? Besides, if there's anything I'm inspired to buy after watching this, it's not Samsung stuff, it's sign language classes. Plus 60. Now you know, pass it on. ठीक है, तो अब हम देखते हैं द एक्सपीरियंस। हमारे लाइफ में मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है कि आप अपने लाइफ को क्या मीनिंग असरटेन करते हैं, जो है आप अपने लाइफ में किस चीज को मीनिंग मानते हैं, जो है किस चीज को अपना पर्पस मानते हैं, जिसके लिए आप अपने जान, अपना काम, अपना दीन, अपना ईमान सब न्योछावर करने के लिए तैयार है। जो है कुछ ऐसा होना चाहिए, जो है कुछ ऐसा पैशनेट आपको होना चाहिए किसी चीज के बारे में, जो है जो कि मीनिंग ऐड करती हो आपकी लाइफ में। दैट कैन बी रिलेशनशिप्स, दैट कैन बी अ पर्टिकुलर गोल, दैट कैन बी अ पर्टिकुलर ट्रॉफी, इट कैन बी एनीथिंग इन योर लाइफ विच यू वैल्यू। ठीक है, तो वी शेयर अ लॉन्गिंग टू बी एसोसिएटेड विद समथिंग बिगर देन अस। हम लोग की ये एक कोशिश रहती है जो है कि हम हमेशा अपने से किसी बड़े चीज से एसोसिएट होना चाहते हैं। इट हेल्प्स अस फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्या जरूरी है लाइफ में, और स्पेशली जब क्राइसिस फेज होता है तब क्या जरूरी है लाइफ में। जॉब और जॉब सेटिस्फैक्शन के बीच में होता है, जो है मैंने ये वापस से मैंने इसको पहले ये डिस्कस किया कर रखा हुआ है। ठीक है, दिस मीनिंग इज गाइडेड बाय अ सेंस ऑफ पर्पस एंड कोर वैल्यूज इन फैमिली, इन लाइफ या इन फैमिली। ठीक है, सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस कैन ऐड अ मीनिंग, अ सेंस ऑफ मीनिंग, जो है कि मुझे अपने वाइफ के लिए करना है, मुझे अपने भाई के लिए करना है, मुझे अपने बहन के लिए करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मुझे अपने देश के लिए करना है, या आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हो। द एनीथिंग कैन गिव मीनिंग टू योर लाइफ। नाउ दैट मीनिंग इज टू बी फाउंड आउट बाय यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मीनिंग कैसे लेके आए लाइफ में, जो है आप किसी कॉज में, किसी एसोसिएशन से जुड़िए, जो है जो कि आपको लगता है उस कॉज के लिए काम कर रही है, जिस कॉज को आप सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे को चाइल्ड चाइल्ड लर्निंग मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो है जैसे मैं बीएचयू में पढ़ता था, जो है तो बीएचयू के आसपास सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो है नंबर वाइज बच्चों के कितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो है उसके हिसाब से हम लोग के यहाँ एक टाइम पे कम से कम 30-35 हजार लड़के पढ़ते हैं वहां पे। तो वहां पे मैं था। ठीक है, अब वहां पे हुआ क्या, जो है कि मतलब मैं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। वेज टू बिंग, सॉरी। ठीक है, तो वहां पे हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाते थे, जो है क्योंकि वहां के आसपास के गांव में जो बच्चे थे, जो है वो बच्चे बहुत ही मतलब स्कूल नहीं जा पाते थे, उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते थे, जो है लेकिन हम लोग कोशिश करते थे कि उन्हें हम पढ़ा लिखा करके हम लोग किसी स्कूल में उनका एडमिशन कराएं। तो मालवीय चाइल्ड केयर फाउंडेशन के नाम से मैं एक ग्रुप था, जो है मैं उसके साथ एसोसिएटेड था, जो है। तो ये छोटा सा किस्सा है, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, तो मैंने आपको बताने की सोची, जो है। तो मेरे लिए ये कॉज इंपॉर्टेंट था। तो वैसे ही आपके लाइफ में कौन सा कॉज इंपॉर्टेंट है, उस कॉज को आप खोजिए, उस कॉज के ओर आप बढ़ने की कोशिश करिए, जो है अपनी कुछ नई हॉबीज निकालिए, जो है और उसके बेसिस पे कुछ नए फ्रेंड्स बनाइए, जो है और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए जो आपकी लाइफ में रियली मैटर करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो है कि भाई अ चाइल्ड वर्किंग हार्ड फॉर देयर, पेरेंट्स वर्किंग हार्ड फॉर देयर चाइल्ड, जो है या फिर अ पर्सन एंगेजिंग वनसेल्फ इन वर्क आफ्टर ब्रेकअप। अब ये मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, ये वीडियो देखते हैं हम लोग। People nowadays often say, sometimes in a sad way, other times more aggressively and cynically, that life just has no meaning. Two reasons are often given for this. The first has to do with religion. Once upon a time, so the story goes, life had a clear meaning given to us by God. It was about worshipping Him. But as religious belief has declined, not only has God supposedly died, but along with Him, the meaning He once guaranteed. Modern science is the second cause of the current crisis of meaning. Scientists tell us that life, which emerged from a random interplay of chemicals and gases, does have meaning, but it's of a rather bleak, relentless and narrow sort. For humans, as for all other living things, like amoeba, the meaning of life is survival and the propagation of one's genetic material. It sounds very true and at the same time distinctly futile and melancholy. Here we want to argue as follows. To wonder about the meaning of life is an extremely important activity. Life does have substantial meaning, and there are in fact a range of practical steps we can take to ensure we end up leading lives of maximal meaningfulness.
We should start by saying that there is no meaning in life outside of that which we can find by ourselves as a species. There isn't any kind of objective meaning written in the stars, in a holy book, or in sequences of DNA. What seems to prompt people to complain that life lacks meaning are particular varieties of unhappiness. Let's consider some central examples. You're in a relationship, but the intensity you experienced at the start has long gone. You don't seem to talk about anything important anymore or share vulnerable feelings and ideas. It feels, as you put it, meaningless. Or else you're single, and though you have many friends, every time you see them the conversation seems shallow and trivial. Or you're at university, studying for a degree. You signed up for the course, in part because you often feel confused about who you are and what you want. You thought that reading books and going to lectures would shine a light on things, but the topics are dull and disconnected from your confusion. You complain that it feels meaningless. Or you're working in a large, profitable company and earning a decent sum every week, but the work doesn't seem in the grander scheme important, by which you mean two things: that you don't seem to be making any great difference to anyone's life, and also that there's no profound part of you that you're able to bring to or incorporate in your work. It might as well be done by a robot. From these strands, we can start to extrapolate a theory of meaning. Meaning is to be found in three activities in particular: communication, understanding, and service. Let's look at communication first. We are, by nature, isolated creatures, and it appears that some of our most meaningful moments are to do with instances of connection, with a lover, for example, when we reveal our intimate physical and psychological selves, or when we form friendships where substantial truths about our respective lives can be shared, or on a journey to a new country, when we strike up a conversation with a stranger and feel a thrilling sense of victory over linguistic and cultural barriers. Then there's the meaning that emerges via understanding. This is about the pleasure that can be felt whenever we correct confusion and puzzlement about ourselves or the world. We might be scientific researchers or economists, poets or patients in psychotherapy. The pleasure of our activities stems from a common ability to map and make sense of what was once painfully unfamiliar and strange. Thirdly, there's service. One of the most meaningful things we can do is to serve other people, to try to improve their lives, either by alleviating sources of suffering or else by generating new sources of pleasure. That includes medical professionals, but also people who bake cakes, write songs, or dance for a living. We're often told to think of ourselves as inherently selfish, but some of the most meaningful moments come when we can transcend our egos and put ourselves at the service of others or the planet. One should add that in order for service to feel meaningful, it has to be in sync with our own native, sincere interests. It's a case of knowing enough about ourselves to find our particular path to service. Armed with such ideas, we can move towards defining nothing less than the meaning of life. The meaning of life is to pursue human flourishing through communication, understanding, and service. We may not have meaningful lives yet, but it's central to affirm that the concept of a meaningful life is eminently plausible and that it comprises elements that can be clearly named and gradually fought for. ठीक है बच्चों, हम लोग देख लिया और आखिरी कंपोनेंट हम डिस्कस करते हैं जो कि है आपका अकम्प्लिशमेंट। परमा मॉडल का आखिरी कंपोनेंट है अकम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग अ सेंस ऑफ मास्टरी ओवर अ पर्टिकुलर डोमेन ऑफ इंटरेस्ट और अचीविंग इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग लाइफ और वर्क गोल्स, कि आप लाइफ और वर्क में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अच्छी तरीके से जो है, और आप एक सेंस ऑफ मास्टरी है आपके जो है, जो भी आप काम कर रहे हैं जो है उसको आप एंजॉय कर रहे हैं जो है, उसको आप मास्टर के तौर पे एंजॉय कर रहे हैं जो है, उसमें आपकी मास्टरी है जो है। तो तीन कंपोनेंट होते हैं आपके अचीव ये अकम्प्लिशमेंट के जो है। पहला कंपोनेंट होता है आपका अचीवमेंट, दूसरा कंपोनेंट होता है आपका मास्टरी, और तीसरा होता है कि उसमें आपकी कॉम्पिटेंस क्या है। इट इम्ब्यूज इट इम्ब्यूज द इंडिविजुअल विद अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, कि आप जब कोई गोल अचीव करते हैं जो है तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है जो है, एंड आप जब कोई टास्क अचीव करते हैं जो है तो आपकी लाइफ भी बढ़ती है, और इसके साथ साथ आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम है जो है, वो आत्मसम्मान जो है वो आपकी नजरों में वो खुद खुद बढ़ता है जो है। अब ये परसिवरेंस का आउटकम है जो है, मतलब किसी काम को बहुत देर तक तल्लीनता के साथ करना जो है, उसको हम बोलते हैं परसिवरेंस। ठीक है, फिर एक प्रीवियस सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ब्रिंग्स फ्यूचर सेंस ऑफ इंसेंटिव, मतलब अगर आप पिछले लाइफ में आपने बेटर किया है जो है, तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में आगे भी जो होने वाला है जो है, वो आप उसको लेके ऑप्टिमिस्टिक बने रहेंगे जो है, आप उसको लेके जो है इंसेंटिवाइज रहेंगे जो है, कि मेरा जो फ्यूचर है जो है, मैं अगर ऐसे ही काम करता रह गया तो वो बेटर रहेगा, वो जो है वो बेटर होगा जो है।
ठीक है। तो इसमें कांट एक बहुत बड़े इमैनुअल कांट एक फिलोसोफर थे जो है, वो कहते हैं कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कि आपको ड्यूटी करनी है ड्यूटी से के लिए। क्योंकि जैसे गीता में आपको कहा गया है कि काम आपको जो है निष्काम कर्म करना है, जो है वो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए आपको अपना स्वधर्म निभाना है, जो है कि जो कर्ण ये जो अर्जुन थे वो क्षत्रिय थे, जो है उनका स्वधर्म था ये लड़ना। और लड़ना क्यों, जो है उस समाज में उस वक्त की जो बुराइयां व्याप्त थी, जो है उनसे लड़ने के लिए ये था जो है इनका। ठीक है, तो कृष्ण कहते हैं कि आप जो है निष्काम कर्म कीजिए, जो है ठीक है। इसके बाद में अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करिए, आप निष्काम कर्म एज अ वे ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। अब अपने लिए स्मार्ट गोल सेट कर लिए जो कि स्पेसिफिक हो, जो है जिनको आप मेजर कर सकें, जो कि अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो, ठीक है। और अपने पास्ट स्ट्रेटेजी पे देखते रहिए कि क्या चीज आपके लिए काम करती है और क्या चीज आपके लिए नहीं काम करती है। और साथ ही साथ अपने अचीवमेंट्स को मनाने का एक सिलसिला जो है वो आप उसको रोज करिए, जो है अपने अचीवमेंट्स को मनाते रहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रैकिंग एन एग्जाम फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस ऑफ देयर फैमिली, कि आपने एक एग्जाम क्रैक कर दिया और उसके से आपकी फैमिली बहुत खुश है, जो है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये पद्मा मॉडल के लिए ये दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, जो है ठीक है। ये आप लोगों को पीपीटीज में मैंने शेयर की हैं, जो है मैं ग्रुप पे, तो वो पीपीटीज को लेकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चारों कंपोनेंट्स देखते आ रहे हैं और उससे जुड़े कुछ बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये परमा मॉडल क्या है और ये कैसे है, ये क्यों है, जो है ये हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ी, जो है तो जरूरत हमें इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि हमें एक इंडिकेटर चाहिए था, जो है ह्यूमन वेलबींग का, जो है जो कि सिर्फ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से ही नहीं देखा जा सकता है, बल्कि आपके लिए इंटेंजिबल चीजें हो सकती हैं, तो उनको मेजर कैसे करना है। तो ये बिल्कुल एक नई वेव लेके आया साइकोलॉजी में, जो है जहाँ पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस जो है बहुत आपकी चली, जो है ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ वेलबींग, की वेलबींग के बेनिफिट्स क्या है। वेलबींग इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फीलिंग गुड बट मेकिंग अमेंड्स टू लाइफ एज वेल, कि आप अपने लाइफ में अमेंडमेंट्स भी कर रहे हैं, जो है आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस भी कर रहे हैं, जो है इससे होता क्या है, इससे आपको अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में एक आपका अप्रोच बेटर होता है, जो है इससे आपकी मीनिंगफुल और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बनते हैं, जो है जहाँ पे आप अपने आप को संपूर्णता का भाव महसूस करते हैं, जो है जहाँ पे आप अपने आप को एज अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर महसूस करते हैं, जो है इसके अलावा आपकी जो फिजिकल हेल्थ होती है वो अच्छी होती है, आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा होता है, आपका रेजिलियंस अच्छा होता है, और आपका अप्रोच जो होता है काम के प्रति वो एक पॉजिटिव अप्रोच रहता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने डिस्कस किया पद्मा मॉडल। नेक्स्ट टाइम पे अगली क्लास के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।